सभी को नमस्कार। आज दूसरे पाठ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण नमक। तो आज की हमारी हेडिंग है साधारण नमक। साधारण नमक। देखो भाई, इसका सूत्र आपसे पूछे साधारण नमक का, तो सूत्र होता है NaCl। चलो ठीक है। और इसका रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम होता है इसका, देखो भाई, रासायनिक नाम है Na का सोडियम बनेगा और Cl का क्लोराइड। तो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो ये इसका रासायनिक नाम है। इसकी पीएच पूछी जाए तो इसकी पीएच होती है 7। पीएच 7 है। और तो प्रकृति क्या होगी इसकी, मतलब नेचर कैसा होगा, उदासीन। क्योंकि आपको पता है ये जो लवण बनते हैं, ये जो नमक बनते हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। और जब चीज उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनती है तो उनकी प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है ना। हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखो, व्यापारिक तौर पर जो नमक है वो समुद्र के पानी को सुखाकर या खारे पानी को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। और जब इस प्रकार का नमक प्राप्त करते हैं तो उसमें कई अशुद्धियां भी होती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, है ना। तो इसके लिए लिखेंगे कि इसे व्यापारिक तौर पर समुद्र के पानी को या खारे जल को, खारे पानी को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। चलो ठीक है। इस प्रकार के नमक में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 जैसी अशुद्धियां होती है। तो प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि जब समुद्र के पानी को या खारे पानी से नमक प्राप्त करते हैं तो उनमें किस प्रकार की अशुद्धियां होती है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां होती है। ये तो हो गई नमक की बात। देखो वैसे काम क्या आता है, देखो तो उपयोग वैसे 2 लिखा देता हूं, ठीक है ना। एक तो खाने के रूप में, चलो ठीक है, खाने में हम डालते हैं, ठीक है ना। और दूसरा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए, ये जो अचार वगैरह हैं या और खाने वाली चीजें उसमें नमक डाला जाता है, उनको लंबे टाइम तक बचाए रखने के लिए, ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि वगैरह ना हो, ठीक है ना। दूसरा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में, तो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साधारण नमक था। सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। उसके बाद है पीएच इसकी 7 होती है, प्रकृति इसकी उदासीन होती है। इसे व्यापारिक तौर पर समुद्र के पानी को या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के नमक में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग कहां करते हैं, देखो खाने के रूप में करते हैं, हम डालते हैं, और खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में, जैसे अचार वगैरह में, ठीक है। अगली हेडिंग है साधारण नमक से कच्चे पदार्थ। देखो साधारण नमक से क्या क्या पदार्थ बनते हैं, तो लिखेंगे साधारण नमक से प्राप्त कच्चे पदार्थ। साधारण नमक से प्राप्त कच्चे पदार्थ। तो इसमें पहले पदार्थ का नाम आता है, देखो ये कौन सा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ठीक है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है NaOH। सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसका साधारण नाम, जैसे दुकान वगैरह में बिकता है तो साधारण नाम, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा। ये तो एक बात। अब देखो ये बनता कैसे है। जो सोडियम क्लोराइड है ना, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये तो होगी एक बात। इसके साथ में और क्या क्या बनता है, निर्माण होता है। इसके साथ साथ में एक तो क्लोरीन गैस बनती है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है, तथा क्लोरीन
क्लोरीन गैस, इसे क्लोर बोलेंगे, क्लोरीन गैस वह हाइड्रोजन गैस बनती है, वह हाइड्रोजन गैस बनती है। चलो ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और निर्माण इसलिए होगा क्योंकि वो वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस बनती है, क्लोर, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो क्या क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और इधर क्लोरीन गैस क्लोर है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। चलो ठीक है, ये ज्यादा नाम फेमस है, किसी भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। अब होगा कैसे, देखो NaCl, ये जो NaCl है, NaCl के जलीय विलयन में H2O, इसके अंदर क्या छोड़ेगी, विद्युत धारा। मैं समीकरण बता रहा हूं, ध्यान दें, विद्युत धारा। ये NaCl है और साथ में जल NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इधर Na और H2O के अंदर देखो, H2O जो है ना, H2O, इसमें दो आयन होते हैं, एक H प्लस और एक OH माइनस, एक H प्लस और एक OH माइनस। इधर Na किसका है, प्लस का है, और Cl किसका है, माइनस का है। Na प्लस का और इधर माइनस का कौन, OH। OH पर माइनस है, Na पर प्लस है, क्या बना देंगे, NaOH, NaOH। साथ में देखो क्या बनेगा, Cl बच गया और एक हाइड्रोजन बच गया, जो कि गैस के रूप में निकलते हैं, एक Cl2 और एक H2। ये क्या होगी, क्लोर क्षार प्रक्रिया। आप इसे संतुलित कर रहे हैं, संतुलित में देखो Na इधर एक है, इधर भी Na एक है, इधर H2 है और इधर देखो कितने, H2 तो ये रहे, एक ये रहा, तो बराबर करो, इधर 2 लगा दो, तो 2H ये रहे और 2 ये रहे, 4, इधर 2 लगा दो, तो 2 दूनी 4, 2 O भी हो गए, इधर देखो 2 O भी हो गए और 2 Na भी है इधर, और इधर Na कितने हैं, एक है तो 2 लगा दो, 2 Na भी हो गए और 2 Cl भी हो गए, और इधर Cl पहले से ही 2 है। तो ये होगी क्लोर क्षार प्रक्रिया। रिपीट कर रहा हूं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण होता है तथा क्लोरीन गैस यानी क्लोर व हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ये समीकरण है, NaCl प्लस H2O विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2O के अंदर ये जो OH माइनस आयन है और Na इधर प्लस का है, तो Na और OH मिलकर NaOH बनाएंगे, साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये थी इसकी अभिक्रिया। इसके बाद में आगे पूछा जाता है कि जो क्लोरीन गैस मुक्त होती है वो एनोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर मुक्त होती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस है और जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। तो देखो इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस, इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। एनोड बोले तो धनायन यानी प्लस, एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन व NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड यानी माइनस पर मुक्त होते हैं। तो ये भी पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये पूछता है कि क्लोरीन गैस जो है वो इस प्रक्रिया में कौन से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है, तो वो एनोड पर मुक्त होती है। उसके बाद में आते हैं इसके उपयोग। देखो इसके उपयोग में पहला तो क्या है, कास्टिक सोडा किस में यूज करते हैं, साबुन में यूज करते हैं, तो साबुन के निर्माण में पहला तो है साबुन के निर्माण में। चलो ठीक है। दूसरा वसा व तेलों के निर्माण में, चलो ठीक है, ये भी तो पूछा जाता है। उसके बाद में है लास्ट उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में। तो ये इसके 3 उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं पेट्रोलियम के शोधन में। तो ये थी क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है। आगे 2 नंबर हेडिंग है विरंजक चूर्ण। देखो भाई इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। फिर इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होता है Ca का बनेगा कैल्शियम, O का बनेगा ऑक्सी, और Cl2 का बन जाएगा क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भाई, ये इसका सूत्र है CaOCl2, ये इसका रासायनिक नाम है। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे विरंजक चूर्ण। देखो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है ना। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण
होता है, क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चलो ठीक है, ये तो इसके निर्माण की विधि थी भाई। अब देखते हैं इसकी समीकरण। तो समीकरण में क्या होता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH की होल 2। इसके ऊपर क्रिया करवाएंगे किसकी, क्लोरीन गैस की, Cl2 की। ध्यान दें भाई, ठीक है ना, जब Ca और C मतलब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन की क्रिया होगी तो ये विरंजक चूर्ण बनेगा। कैसे बनेगा कि Ca को अलग निकालो, इधर O भी तो 2 हैं और H भी कितने हैं, 2 हैं। आगे Cl2 वैसे का वैसा पड़ा है। देखो भाई, Ca पे प्लस 2 होता है, O पे माइनस 2 होता है, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, CaO। और CaO ये जुड़ जाएगा किसके साथ, Cl2 के साथ, तो ये निकल गया CaOCl2। प्लस में देखो क्या बचा, ये भी चला गया, ठीक है ना, Cl2 भी चला गया, H2 बच गया, एक O बच गया, यानी H2O। ये भी क्रिया हो गई विरंजक चूर्ण की। अब इसके क्या देखते हैं, इसके गुण देखते हैं, इसके गुण क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके गुण क्या क्या हैं जो विरंजक चूर्ण है। इसके गुण है कि यह पीला तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण मतलब तीखा, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है भाई। चलो ठीक है, एक बात तो इसकी ये हो गई, ठीक है ना, कि यह पीला है और तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। यह वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। और ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वह कौन सी गैस देता है, वह क्लोरीन गैस देता है। और तीसरी लाइन कि यह तनु अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्ल वो होते हैं जिनमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, यह तनु अम्लों से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अब कैसे देता है देख लेते हैं, क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्ल देख लेते हैं, जैसे कि ये तो है विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस में H2SO4, ठीक है ना। ध्यान दें कि इसके अंदर ये कैल्शियम है, ये प्लस का है, और इधर माइनस का कौन है, SO4। तो कैल्शियम और सल्फेट क्रिया करेंगे, क्या बना देंगे, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद में बचा कौन, इधर O है और इधर H, H2O, क्या बनाएंगे, H2O। और कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, जो बचा है Cl2। कौन सी गैस निकल गई, Cl2। तो ये था विरंजक चूर्ण कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। ये इसकी समीकरण है। अब पूछा इसके गुण, यह पीला है, तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, वायु में खुला छोड़ेंगे तो क्लोरीन गैस देगा, ये तनु अम्लों से क्रिया करके भी कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। ये इसकी क्रिया विधि थी। आगे है विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग, चलो ठीक है, देखते हैं भाई। एक तो कागज उद्योग, ठीक है ना, और उसके बाद में है वस्त्र उद्योग। कागज उद्योग व वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, कागज उद्योग में और वस्त्र उद्योग में किस रूप में, विरंजक के रूप में। विरंजक यानी ये रंग देता है, ठीक है ना, विरंजक के रूप में, ठीक है ना। इस पे प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न बनेगा इस दूसरे पॉइंट पे। यह पेयजल को, यानी पीने वाले जल को, यह पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में काम आता है, जीवाणु मुक्त करने में काम आता है। यह पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में काम आता है। तो ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। तो ये विरंजक चूर्ण के उपयोग भी थे, ठीक है ना। यह पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में काम आता है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का निर्माण। क्या पढ़ेंगे भाई, बेकिंग सोडा का निर्माण। और बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड के उपयोग से, NaCl के उपयोग से। ध्यान से समझना, ठीक है ना। अपने पास NaCl है, प्लस में जल भी लेंगे, CO2 गैस भी लेंगे और NH3 भी लेंगे भाई। इतनी चीजें आएंगी तब जाके ये बेकिंग सोडा बनेगा। कैसे बनेगा देखो भाई, इसमें H कितने बोले जी, 2, एक H निकाल लो, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर CO2 है, इस CO2 को निकाल लो, ये CO2 आ गया, इधर एक H आ गया, ये जो O बचा है इसके अंदर जोड़ दो। इस O को जब जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा CO3, और CO3 पर होता है माइनस का 2। इधर जो यहाँ से H निकाला, H पर होता है प्लस का 1। इधर यहाँ से ये Na निकाल लो, इस Na को जब इसके साथ लेके आओगे, Na पर होता है प्लस का 1, इधर प्लस का 1, इधर प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस का 1 कितने हो गए, प्लस के 2, प्लस के कितने हो गए 2, यानी इसको पास पास रख दूं मैं, NaH। इधर प्लस का 1 था, इधर प्लस का 1, यानी इन दोनों को मिला के कितना हो गया था, प्लस का 2, और इधर था माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, NaHCO3। अपने को यही तो चाहिए था, NaHCO3। अब देखो, ये चला गया था CO2, कोई बात नहीं, O यहाँ से चला गया था, कोई बात नहीं,
यहाँ पर एक H बचा हुआ था, एक क्या बचा था, H बचा था, यहाँ पर एक H बचा था, यहाँ पर कौन बचा है, Cl, और इधर कौन है, NH3। ये जो NH3 है ना, इस H को ले लेगा और बना देगा NH4, और NH4 पर होता है प्लस का A। अब ये H भी चला गया इसके साथ, अब बचा कौन, Cl, Cl पर होता है माइनस का A। दोनों तरफ सेम सेम आगे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बन गया, NH4Cl, NH4Cl। तो अपने को ये बनाना था, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अपने को ये निर्माण करना था। तो ये इसकी समीकरण होती है भाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, क्या पढ़ेंगे भी, इसके उपयोग। चलो ठीक है, मैंने बता दिया दुर्बल क्षार है, तो इसके उपयोग में देखो पहला उपयोग क्या है, यह है एंटीसिड का संघटक है। एंटीसिड यानी प्रति अम्ल, जो अम्ल के विरुद्ध काम करते हैं, यानी अम्ल को उदासीन करेंगे, यह एंटीसिड का संघटक है, ठीक है ना। एंटीसिड का संघटक है, यह पेट की अम्लता, अम्लता यानी एसिडिटी, यह पेट की अम्लता को उदासीन करता है, यह पेट की अम्लता को उदासीन करता है, पहला तो ये। दूसरा इसका क्या है कि खाद्य पदार्थों में यूज इसका करते हैं, खाद्य पदार्थों में, चलो ठीक है। फिर किस में करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में किस लिए करते हैं, अरे आग बुझाने के लिए करेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये बेकिंग सोडा उस अग्निशामक यंत्र वाले पानी में डालते हैं और जब जैसे ही आग बुझाते हैं, तो आग बुझाने से क्या है, बेकिंग सोडा जब आग के ऊपर गिरता है तो उसका दहन होता है, और दहन होने से तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2। जब जलता है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और CO2 गैस है वो आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे आग बुझ जाती है अग्निशामक यंत्रों में। इसके बाद में सोडा व शीतल पेय में, शीतल पेय में, इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला यह एंटीसिड का संघटक है, पेट की अम्लता को उदासीन करता है, दूसरा यह अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में भी यूज किया जाता है। तो ये था बेकिंग सोडा भाई।